तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। सच में बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी आ रहा है। तो चलो इसको शुरुआत करके जल्दी से इसको निकालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर उठकर आता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो आप लोग ने ये तो सुना ही होगा कि हम लोग का इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। तो भैया ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि हम लोग के जैसे इंडिया में क्या है कि अनेकों तरह के स्पीसीज़ हैं, पशु पक्षी हैं, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। बट क्या वो क्लोजली इंटीग्रेटेड है? तो हाँ, वो क्लोजली इंटीग्रेटेड है एक सिस्टम के थ्रू जो कि मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी है। बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे अनेक तरह का शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, फिर तुमको पिकॉक हो गया, अलग अलग तरह के हम लोग के यहाँ पे स्पीसीज़ हैं और ये सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट भी हैं। जैसे शेर किसको खाएगा? बकरी को खाएगा। बकरी किसको खाएगा? तो बकरी घास को खाता है। घास भी एक स्पीसीज़ में ही आ जाएगा। वो आ जाएगा तुमको किस में? वो आ जाएगा तुमको फ्लोरा में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब हो गया कि मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि हर स्पीसीज़ किसी दूसरे स्पीसीज़ पे इंटरडिपेंडेंट है। यही मतलब था इसका। चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। देखो, फ्लोरा एंड फौना को याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि फ्लोरा में FLO आता है। फ्लोरा में FLO आता है जिसका मतलब होता है फ्लावर, FLOWER। तो फ्लावर और फ्लोरा में FLO कॉमन है, इसलिए तुम समझ जाओ फ्लोरा यानी फ्लावर और फौना, फौना में A आता है यानी एनिमल। वो तो ऐसा ही तुम कर सकते हो। ठीक है, फौना यानी एनिमल, फ्लोरा मतलब फ्लावर। ये हमारे इंडिया में कैसा है, अब हमको इसको समझना है। हम लोग के यहाँ पे 8% टोटल स्पीसीज़ हैं, यानी कि हम लोग के इंडिया में 1.6 मिलियन स्पीसीज़ अभी हम लोग के हैं। ठीक है, अब देखो 81,000 स्पीसीज़ ऑफ फौना, 81,000 स्पीसीज़ ऑफ फौना है। जो 8% है बस उसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। 81,000 स्पीसीज़ ऑफ फौना यानी कि एनिमल्स हैं। 47,000 स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा, हम लोग के यहाँ पे फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, जो फूल उगाते हैं, उनका कितना संख्या है? तो वह 47,000 स्पीसीज़। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है तो वो 2 3 4, नहीं। जैसे कि मान लो अगर कोई एक अड़हुल का फूल है तो कोई दूसरा फूल गेंदा का फूल होना चाहिए, ऐसा बात है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड 20% ऑफ द मैमल्स आर ऑन थ्रेटेड लिस्ट। अब ये देखो थ्रेटेड लिस्ट क्या है? थ्रेटेड लिस्ट यानी कि इंडेंजर्ड लिस्ट, यानी कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा संख्या कम हो रहा है। अब भैया ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम लोग आगे जाने। तो ये सब क्या है? इंडेंजर्ड है, इनकी संख्या कम हो रही है। जैसे कि 10% ऑफ द वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा यानी कि जंगली पौधे, वो 10% उनमें से, और जो मैमल्स हैं जैसे जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो 20% जितने भी वहाँ पे मैमल्स हैं वो सब थ्रेटेड लिस्ट में जा चुके हैं, यानी कि इंडेंजर्ड लिस्ट में जा चुके हैं। गवर्नमेंट के पास लिस्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि ये सब जानवर, ये सब पौधे अब ख़त्म होने वाले हैं, तो इनके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा बचाने के लिए। तो वो भी हम लोग आगे जाकर सीखेंगे कि क्यों, कैसे इंडेंजर्ड हो गए ये लोग और क्यों हम लोग इसको सेव कर रहे हैं और कैसे सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से थ्रेटेड लिस्ट में आ गए थे, क्वेश्चन पूछ देता है। तो चीता आ गया था, पिंक हेडेड डक है, माउंट क्वाइल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट है, फिर क्या है, वाइल्ड महुआ है जिसको मधुका इंसेंट्स भी कहते हैं, फिर हुबार्डिया है, अ स्पीसीज ऑफ ग्रास, एक स्पीसी है ग्रास का हुबार्डिया, फिर पेस ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें से तुमको याद रखना है, जैसे चीता हो गया, फिर फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट हो गया। मतलब तुमको एक कोई पूछ देगा कि कौन कौन से मतलब थ्रेटेड लिस्ट में, तुम क्या लिखोगे? कुछ तो तुमको एक दो का आना ना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो? चीता लिख सकते हो, माउंटेन क्वेल लिख सकते हो, फिर वाइल्ड महुआ लिख सकते हो, ये हुबार्डिया लिख सकते हो, यही सब चीज़ लिखना है। वन हॉर्न राइनोसोरस लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो। ठीक है, यही सब लिखना था इसमें। तो ये पेज क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो तब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग यानी कि गायब होना। फॉरेस्ट तो वाइल्ड लाइफ जो हमारे हो गए वो सब गायब हो रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे इसका मतलब? वाइल्ड लाइफ तो यहाँ पे फॉरेस्ट का ही बात हो रहा है। देखो, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जैसे हम लोग अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे जिसके पहले वाला वीडियो अपलोड हुआ था, इसमें 33% ऑफ द लैंड हम लोग को फॉरेस्ट के रूप में चाहिए था, बट वो अभी डिक्लाइन होकर 23% हो गया। तो उसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है
कि टोटल फॉरेस्ट कवर हम लोग के इंडिया में है 24.01%, जो कि मैंने बोला था 23%, तो उसी के आसपास है 24.01%, 0 यानी 0.1% है, जिसका मतलब होता है 78.92 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट कितने हैं तो 12.24 है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट 8.99, मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.14। देखो ये याद करने की जरूरत नहीं, एक बेसिक नॉलेज हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हम लोग को टोटल कितना चाहिए था 33, लेकिन अभी इंडिया के पास कितना है 24% है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज बाय 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1993। ठीक है, तो 1997 में जब हम लोग देखा गया था यहाँ पे, तो हम लोग का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ था कितना किलोमीटर, तो 10,098 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक नॉलेज हमारे माइंड में क्रिएट होना चाहिए। फिर अब देखो, इट डज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। ये हम लोग को ये चीज़ नहीं बता रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन के अंतर में, यहाँ पे सब फॉरेस्ट को एक में कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, वाई इज़ कंजर्वेशन नीडेड, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जो मैंने अभी पीछे बोला कि थ्रेटन लिस्ट में जा चुका है, तो इसका मतलब क्या है भैया, थ्रेटन लिस्ट में क्यों गया, हम लोग इसके कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। अब देखो, इसका सिंपल हम मतलब बता रहे हैं तुमको। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, हम जैसे मूर्ख लोग के की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या, पेड़ को काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे रोड बना रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। हंटिंग क्या, हम लोग जानवरों को मार दे रहे हैं, उनके बोन्स को, उनके टिथ को, उनके मसल को, उनके स्किन को यूज़ कर रहे हैं फॉर डेकोरेटिंग आवर हाउस, सिंपल यार, ये क्या है। फिर माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकालने के लिए, और अधिक रूप से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट में कर रहे हैं, हम लोग अधिक रूप से किए जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये लीड टू डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन कर रहा है भैया, थ्रेटन लिस्ट में डाल रहा है सारे चीज़ों को। अब देखो, इसकी वजह से कंजर्वेशन अगर हम लोग को चाहिए तो ये क्या करेगा, कंजर्वेशन अगर हम लोग करेंगे तो कंजर्वेशन हम लोग को कंजर्वेशन प्रिजर्व करेगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भैया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, तो ये मेंटेन एंड सस्टेन करेगा हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो क्या करेगा, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि भिन्न भिन्न तरह के जानवर, पेड़ पौधे सब एक जगह पे अच्छे से रह सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया को एक ब्यूटीफुल कंट्री बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, इट प्रिजर्व्स आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी प्रिजर्व करते हैं, जो भी मैंने बोला लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि वाटर, सॉयल, एयर। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, एक चौथा पॉइंट भी तुम लोग लिख सकते हो कि इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज। मान लो कि अगर तुम्हारे सामने कोई हिरण है, अब हिरण का भैया प्रजाति ही नहीं रहेगा, तो हिरण को मज़ा कैसे आएगा लाइफ को जीने में, बात समझे। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही चीज़ है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक अब निकल के यहाँ से आएगा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पूछ देता है कि देखो, ऐसे नहीं आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डिस्क्राइब करे, पूछ देगा ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये याद होना चाहिए हर एक बच्चे को कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है भैया, मैं तो भुला गया। अरे मूर्ख, मैंने तुमको पिछले क्लास में ही बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था। 33% ऑफ द वाइल्ड लाइफ को हम लोग को सिक्योर रहना चाहिए हम लोग के इंडिया में, फिर से भुला गए। देखो, तो अब क्या है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1916 से लेके 70s के बीच में स्टार्ट नहीं हुआ था भैया, सुनो, 1960s से लेके 70s के बीच में जो हम लोग के कंजर्वेशनिस्ट थे, वो डिमांड किए थे कंजर्वेशन प्रोग्राम नेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं कोई स्टेट है तुच्छ लेवल भैया, मैं इस पे भाव नहीं देना है, नहीं भैया, नेशनल लेवल पे हम तो जारी करेंगे। नेशनल लेवल पे जारी किया इस चीज़ को, तब जाके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1972 में, ताकि ये हमारे इंडिया में जितने भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं उसको लिस्ट में शामिल करेंगे, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में शामिल करेंगे। ठीक है, अब देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्यों हो जा रही है।
तो इसके पीछे कारण है क्योंकि प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीड कैसे हो रहा है भैया, मेन तो यही पढ़ना है। तो बैनिंग हंटिंग, अच्छा देखो इंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे हो रहा है ये तो हम लोग पढ़ लिए, क्यों हो रहा है, ताकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इसके द्वारा। तो हम लोग को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को बैन कर देना होगा हंटिंग। क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा हंटिंग हम लोग को। फिर क्या, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेट, जिस जगह पे वो लोग रह रहा है उसको लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे कोई आदमी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है, समझे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कुछ आदमी लोग होते हैं जो कि व्यापार करते हैं भैया जंगल के जानवर के साथ, तो वो उसको बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हो जाता है कि इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम पूछेगा कि 1991 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, या फिर फर्स्ट टाइम जो 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स थे उनको भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। कब, तो तुम क्या लिखोगे, तो 1991 में लिखोगे। ये भी हिस्ट्री हो गया, मैं समझ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम लोग फोड़ कराएंगे 10th में। तुम्हारे संकल्प भैया हैं तुम लोग के साथ। तो इन 1991 में पहली बार 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को भी ऐड कर दिया गया था प्रोटेक्टेड लिस्ट में। किसमें, प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया गया था 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कदम उठाई, अच्छा तुम भैया आपने तो बोला गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हंटिंग को, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट दे दिया गया, फिर रेस्ट्रिक्शन ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ दे दिया गया। लीगल प्रोटेक्शन मतलब एक बार और सुन लो कि जिस जगह पे वो जानवर रह रहे हैं तो उसमें और कोई आदमी नहीं घुस सकता है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए गए थे, जैसे कि क्या, नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाया गया, फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और बोटैनिकल गार्डन बनाया गया। ये सब क्या है, जो कि आप जानते हो, पार्क हो गया, जू हो गया, यही सब चीज़ में उन लोग को रखा गया है ताकि वो लोग इंडेंजर्ड ना रहे। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट यही सब उन्होंने लॉन्च किया ताकि वो इन सबको बचा सके। कौन कौन सा एनिमल, जो अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा, और कुछ और भी हैं, जैसे कि कश्मीरी स्टैग हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल भी 3 तरह के होते हैं, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक घड़ियाल होता है, एक लायन, फिर एलिफेंट, स्नो लेपर्ड एंड एशियाटिक लायन, ठीक है। एक टाइगर भी होता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये सब कुछ एनिमल्स थे, याद करने का ज़रूरत है, 3-4 याद कर लो, इनफ है तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं तब। तो यहाँ पे हम लोग ने जाना कि टाइगर भी एक इंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका था। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो अभी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सारे कदम लिए थे, उसी के बीच में एक प्रोजेक्ट टाइगर को भी कदम लिया गया था, जिसमें ऑब्जर्व किया गया था 1973 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 साल बाद 1973 में ये रियलाइज़ किया गया था कि टाइगर का पॉपुलेशन 1827 से डिक्रीज़ होके 55,000 तक गिर गया। बहुत ही बड़ा ये डिप्लेशन हुआ था हिस्ट्री में। तो इसके प्रति गवर्नमेंट को करना चाहिए था कुछ, तो उन्होंने क्या क्या किया वो आगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या था, तो 18,027 इस टाइगर जो थे वो 55,000 पे डिक्रीज़ हो गए थे। कितना पे, तो 1827 से लेके 55,000 तक डिक्रीज़ हो गए थे। अब आखिर क्या हो रहा था टाइगर के पॉपुलेशन के साथ, तो उनका पोचिंग हो रहा था। पोचिंग भैया क्या होता है, पोचिंग नहीं समझ में आ रहा। पोचिंग यानी कि इलीगल हंटिंग, यानी कि हंटिंग तो वैसे बैंड हो गया था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकला तो हंटिंग तो बैंड हो गया, तो इसलिए इलीगल हंटिंग हो रहा था वहाँ पे, ट्रेड के लिए, शिकार किया नहीं, ट्रेड के लिए किया गया था, इलीगल हंटिंग कर रहा था लोग। फिर डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज, प्रे बेस यानी कि शिकार होता है, शिकार यानी कि मान लो कुछ छोटे मोटे जानवर होते हैं। अच्छा टाइगर को जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, तो वो क्या खाता था, अब वो ऐसा नहीं है भैया कि तुमको घास फूस खा के जीवन व्यतीत करता था, नहीं, वो सब छोटे मोटे जानवर के ऊपर हमला करता था और उसको खाता था। लेकिन अगर छोटे मोटे जानवर ही डिप्लेट हो रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तो टाइगर पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहे थे, तो वो सब लोग सेटल होम कर रहे थे, फॉरेस्ट भी सॉरी, तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से भी मेजर थ्रेट्स हो गया तुमको टाइगर पॉपुलेशन को। अब देखो प्रोसेस, अब देखो तुम लोग के लिए एक नया प्रोसेस लेकर आया हूँ, कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं देगा ये। देखो ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड यूज देयर बोन्स इन मेडिसिन, स्पेशली इन एशियन टाइगर्स हैज़ रिड्यूस्ड देयर पॉपुलेशन। देखो
टाइगर का जो मैंने बोला, टाइगर का ट्रेड होता है, किस लिए होता है? टाइगर के स्किन का भी ट्रेड होता है ताकि वो उसके बोन को यूज़ करके मेडिसिन बनाया जा सके, स्पेशली इन एशियन कंट्री, यानी कि हम लोग के एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। हैज़ रिड्यूस देयर पॉपुलेशन, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन उसका रिड्यूस हुआ है। फिर इंडिया और नेपाल, सुनो, ये कान खोल के सुन लो अपनी बात। इंडिया और नेपाल एक ऐसा 2 कंट्री है जो कि एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा था टाइगर के सर्वाइवल को। वो 2/3 ऑफ द सर्वाइवल टाइगर पॉपुलेशन को अपने एरिया में रखा हुआ था। बात समझ रहे हो? उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तो अब तुमको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो लोग इलीगल हंटिंग कर रहे थे, इलीगल ट्रेडिंग कर रहे थे, वो लोग का प्राइम टारगेट बन गया भाई ये चीज़। समझ रहे हो ना? प्राइम टारगेट बन गया ये चीज़ करने के लिए। तो उन लोग का सीधे नज़र रहेगा इंडिया और नेपाल पे। थस प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया कब? 1973 में। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये निकल कर आ रहा है कि एक क्वेश्चन पहले देख लो। एक क्वेश्चन क्या है कि श्वेता वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन नेशनल पार्क्स अक्रॉस इंडिया, आइडेंटिफाई द एक्ट दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। श्वेता एक आर्टिकल को रीड करी थी, इसमें कंजर्वेशन प्रैक्टिस के बारे में लिखा गया था इन 1973। तो वो क्या था? नहीं, वो प्रोजेक्ट टाइगर नहीं था, वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ रही थी। ठीक है, ये केस बेस्ड स्टडी से आ जाता है क्वेश्चन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नेशनल पार्क्स भी बन रहे थे, नेशनल पार्क्स बन रहे थे, फिर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो रहा था, आर्टिकल में सब चीज़ लिखा गया था। तो ये कैसे हो रहा था? और यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द एक्ट, ये भी तो दिमाग लगाओ। एक्ट पूछ रहा है, एक्ट में क्या हो जाएगा? एक कंजर्वेशन एक्ट हो सकता है, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? हम लोग ने तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा। तो भैया मार दो ना, ठीक, इतना क्या सोचना। और वैसे मैंने तुमको बता भी दिया कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो रही है, नेशनल पार्क्स बिल्डअप हो रही है। तो ये कहाँ हो रहा था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हो रहा था 1972 और 3 के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट यहाँ से टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ये हम लोग को ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है कि नेशनल पार्क एक तरफ है और एक तरफ लोकेशन है कि वो कहाँ पर है। तो हम लोग को इंपॉर्टेंट हम इसमें से बता रहे हैं तुम लोग को कौन सा है। एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि केरला में है, एक मानस टाइगर रिजर्व है जो कि असम में है, एक बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, एक सरिस्का और रणथाम्भौर टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट भैया आप बताए नहीं, इंपॉर्टेंट है इसमें से तुमको कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आता है भैया, मेरे खुद एग्जाम में आया था, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सिंपल इसका आंसर होगा असम में है। बहुत बढ़िया है, आज का यहीं पर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे का इसके पढ़ेंगे। आधा कंप्लीट हो चुका है, चिंता मत करो। चलो आगे मिलते हैं। अभी तक हम लोग ने देखा कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे ताकि हम लोग फौना को बचा सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट ने इसको स्टेबल किया था हम लोग के इंडिया में ताकि वो फ्लोरा को भी बचा सके, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि फ्लोरा का भी जितना भी उसका वैरायटी स्पीसीज़ हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा था। तो उसके लिए भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑन बर्ड्स ऑल्सो प्लांट्स ऑल्सो इंसेक्ट्स के लिए भी इस सब चीज़ को लागू किया गया। क्या क्या किया गया? तो इसको देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि फोकसिंग ऑन कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी। हाँ भाई, ये समझ गए कि एनिमल्स से ही नहीं हम लोग का इंडिया ब्यूटीफुल कंट्री कैसे बना है, अनेकों तरह के बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं और ऑल्सो इंसेक्ट्स हैं। तो उन सब को भी हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग को कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी चाहिए। तो इसलिए फोकसिंग ऑन कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट वही चीज़ कि प्रोग्राम्स को किया गया लागू ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को। ठीक है, तो ये सब चीज़ कहाँ ही ऐड हो रहा था? तो ये सब चीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड हो रहा था। कब से कब तक? तो 1980 से लेके 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 1972 के बाद 8 ईयर्स बाद 1980 से लेकर 1986 में एक नोटिफिकेशन ऐड हुआ जिसमें बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल, ड्रैगन फ्लाइज और एटसेट्रा ये सबको भी ऐड किया गया। कहाँ पे? तो प्रोटेक्टेड लिस्ट में इन सबको ऐड किया गया।
प्रोटेक्टेड लिस्ट यानी वही जो थ्रेटेन लिस्ट हो गया। अब देखो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट तो है हम लोग के सर्वाइवल के लिए, और साथ में ही फॉरेस्ट को मैनेज कौन करता है, तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट किन किन कैटेगरीज में डिवाइड है हम लोग के इंडिया के अंदर में। तो बेसिकली हम लोग के इंडिया में फॉरेस्ट 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहला तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या है भैया, तो ये रिज़र्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि हम लोग के इंडिया में आधे से भी ज़्यादा फॉरेस्ट को रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। रिज़र्व्ड यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर चुका है और उसके ऊपर किसी भी आदमी को आने की वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मतलब उसके अंदर वो आ नहीं सकता है, ये रिज़र्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करके रखता है और ये हम लोग के इंडिया में हाफ से भी ज़्यादा है फॉरेस्ट, और उसको कैसा डिक्लेयर कर दिया गया है, उस फॉरेस्ट को रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम लोग के इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसका 1/3 ऑलमोस्ट पार्ट को वो ऑक्यूपाई किया हुआ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्यों प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि ये फर्दर डिप्लेशन, यानी कि ऐसी इस जगह पे अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फिर तुमको टाइगर हो सकता है, वन डायनासोर हो सकता है, कश्मीरी स्टैग हो सकता है, बुल हो सकता है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि ये भी मतलब फर्दर डिप्लेशन से प्रोटेक्ट हो सके। अब लास्टली वी हैव अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है कि ऐसा फॉरेस्ट जो कि एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी और एक गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, यानी सबके लिए वो खुला हुआ है, उस जगह को क्या कह दिया गया है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कह दिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पीछे आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग को बांधवगढ़ देखना है तो कहाँ हम लोग को जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को बांधवगढ़ देखना है तो हम लोग को मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, जिसका 75% क्या है, तो परमानेंट फॉरेस्ट है वहाँ पे। अच्छा भैया, आपने तो पढ़ा है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पता भैया परमानेंट फॉरेस्ट का मतलब। तो देखो बाबू, परमानेंट फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि रिजर्व्ड और परमानेंट फॉरेस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व प्रोटेक्टेड समझ गए हम कि रिजर्व यानी कि वैसे फॉरेस्ट जिसको एक अलग जगह पे, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट, ताकि वहाँ पे कोई एक आदमी एंट्री नहीं कर सके, वो एक पूरा एक अलग जगह है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि ऐसा जगह जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो फर्दर डिप्लेशन से बच सके। तो इन दोनों जो जगह है, आखिर कहीं ना कहीं इन दोनों पे गवर्नमेंट राज कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों जगह को परमानेंट फॉरेस्ट कह दिया गया है, और इन्हीं दोनों फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। अब देखो आखिर क्वेश्चन आता है कि वाट इज़ परमानेंट फॉरेस्ट एंड वाट इज़ देयर यूज़। अब देखो इसका क्वेश्चन, पहले तो वाट इज़ परमानेंट फॉरेस्ट बता सकते हो कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये, और सेकेंडली इट्स यूज्ड इज़ टू प्रोड्यूस टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, तो लकड़ी होता है टिम्बर। ठीक है, तो ये यूज्ड होता है किस लिए, परमानेंट फॉरेस्ट, ताकि यहाँ से लकड़ी को उत्पादित किया जा सके यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ था यहाँ पर, और भी अनदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसी को कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। तो अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अच्छा एक बात सुनो, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है इन सब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, बल्कि यहाँ पे कुछ अनेकों कम्युनिटी थी, यानी कि एक पीपल्स का ग्रुप था, उन्होंने भी कंजर्वेशन किया है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया है भाई, उसी को पढ़ना है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कम्युनिटी ने कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो कि न्यू नहीं है हम लोग के इंडिया में। और जो फॉरेस्ट में होता है वो कितने सारे कम्युनिटीज़ का होम होता है, घर होता है फॉरेस्ट, तो उन्हीं लोग को बचाने, उसी फॉरेस्ट को बचाने के लिए कम्युनिटीज़ के लोग प्रोटेस्ट करते थे, कंजर्वेशन करते थे, कंजर्व करते थे उसको। अच्छा कैसे कंजर्व करते थे, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस टर्म को समझने के लिए। जैसे कि फर्स्टली कम्युनिटी जो कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था उसका नाम था सरिस्का टाइगर रिजर्व,
जो कि राजस्थान में होता है, जहाँ के पुपिल लोग वायलेंस कर रहे थे, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे थे वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो एक फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे ओवर माइनिंग किया जा रहा था, यहाँ पे माइनिंग किया जा रहा था। ठीक है, माइनिंग करना सही है लेकिन ओवर माइनिंग करना गलत बात है। ओवर माइनिंग किया जा रहा था वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मेरे वाइल्ड लाइफ को मत छेड़ो तुम। अब देखो यहाँ पे विलेज लोग फाउट भी, मतलब झगड़ा भी करने लगे माइनिंग एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, उसको बचाने के लिए अपने फॉरेस्ट को, ताकि वो, और इस झगड़ा करते करते उन्होंने मदद भी लिया। किसका मदद लिया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मदद लिया, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये था सरिस्का टाइगर रिजर्व का। एक बार कैप कर लेते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो वहाँ के पुपी लोग वायलेंस कर रहे थे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रहा था। फिर यहाँ पे विलेजर्स फॉट किए अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और उन्होंने मदद लिया किसका? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मदद लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आता है अलवार डिस्ट्रिक्ट। अलवार डिस्ट्रिक्ट एक जगह है राजस्थान का जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ के 5 विलेज के पुपिल लोग ने 12,000 हेक्टेयर के फॉरेस्ट एरिया को ये एज भैरव देव डाका रिजर्व, यानी कि सुनो, 5 विलेज के कुछ लोग थे, कम्युनिटी थी, जिन्होंने 1200 हेक्टेयर को एक भैरव देव डाका रिजर्व के तौर पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, विलेजर्स हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ के लोगों ने उस 1200 हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट एरिया में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? इन दोनों से हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, कम्युनिटी भी हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे एग्जांपल क्लियर है। अभी अलवार में कुछ और भी था। अलवार में था हंटिंग बैंड कर दिया गया था, जैसे कि क्या क्या से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे इन्होंने, उस पर हंटिंग बैंड कर दिया गया, पहला चीज़। दूसरा क्या किया गया कि एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलीगल इनरोचमेंट, यानी कि इस जगह पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था, इलीगल कब्जा नहीं कर सकता था इस जगह पे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस अपनाए थे अलवार डिस्ट्रिक्ट के लोग ने, जो कि राजस्थान की एक कम्युनिटी थी, जिसमें एक बार रुको लास्ट में रिकैप करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे उठकर आता है कि पुपिल थे वो हग, यानी कि गले लग गए थे किसके? तो पेड़ के, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पिक्चर में शोन हो रहा है। ठीक है, तो उस मोमेंट का आइडेंटिफाई द मोमेंट। ठीक है, तो हग्ड या फिर सराउंडेड या फिर चिपकना, ये सब चीज़ कहाँ, कौन से मोमेंट में हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और किसको गले लगा लिए थे? तो पेड़ों को गले लगा लिए थे, ताकि वो पेड़ सुरक्षित हो सकें। ठीक है, तो ये कौन सा मूवमेंट था? ये चिपको मूवमेंट था, जिसको अभी हम लोग आगे जान रहे हैं। तो चिपको मूवमेंट बहुत ही अच्छा मूवमेंट था ये, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट फर्स्टली, तो क्या लिखोगे? तो सुंदरलाल, जेठालाल में से सुंदरलाल याद कर लो, और बहुगुणा याद कर लेना, बहुगुणा। ठीक है, तो स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 साल बाद, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी यानी उत्तराखंड नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि अब कहाँ पर है? तो अब उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज़ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट किसने स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1973 में किया था। कहाँ पे किया था? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, नाउ इन उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था? आखिर लोग ने क्या किया था चिपको मूवमेंट्स पे, जो कि मैंने अभी बताया था, लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो मैं फिर से रिकैप कराता हूँ। तो अगेंस्ट कॉमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, पुपिल यूज्ड टू एम्ब्रेस द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कटिंग। बहुत सिंपल बात है, मैंने आप लोगों को बता चुका है कि कॉमर्शियल कटिंग यानी डिफॉरेस्ट, पेड़ काट रहे थे, उनको बचाने के लिए ये लोग गले लग गए थे उसके। ठीक है, एम्ब्रेस यानी कि गला लगना होता है, यही चीज़ था, ताकि वो उसको कटने से रोक सकें। बहुत बढ़िया मूवमेंट था। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं, उसी टॉपिक में है कि वाई डू वी लर्न फ्रॉम चिपको मूवमेंट। आखिर हम लोग ने क्या सीखा चिपको मूवमेंट से? देखो ऐसा मैंने नोट्स तैयार किया गया है यहाँ पे, और आपको इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% से एबव लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चिपको मूवमेंट से क्या सीखा हम लोग ने? तो चिपको मूवमेंट से हम लोग यही सीखा कि कम्युनिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है, हेल्प कर रही है किसको? तो डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन दिस सर्टेन एरियाज़। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कम्युनिटी आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है और डिफॉरेस्टेशन को रोक रही है।
पेड़ को कटने से रोक रही है। ये हम लोग ने सीखा कब चुका मोमेंट से। और क्या सीखा कि कंबाइंड एफर्ट भैया, अगर एक आदमी जाके वहाँ पे रहता तो उसको धक्के मार के लात मार के वहाँ से निकाल दिया गया रहता, लेकिन अगर वहीं पे 1000-2000 आदमी सब एकदम जुट गए तो कोई भी आदमी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है उसका, और उसको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। और जिसके द्वारा इंक्रीज़ क्या हुआ, एफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ हुआ, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो जानते ही होंगे। अब देखो आगे जानते हैं। एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में उठ जाता है कि डिफाइन बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या। ये एकदम बोर्ड के 2025 के एग्ज़ाम में आना निश्चित है, कोई भी आप पैटर्न में देख रहे हैं एकदम आने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो आखिर बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या क्या था, तो इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी तुमको बता रहे हैं कि एकदम तुम ये समझ जाओगे। तो मान लो हम अपना स्टोरी ही बता रहे हैं, ठीक है, स्टोरी के रूप में ये पूरा तुम टॉपिक समझ जाओगे। तो क्या हुआ था कि मान लो मैं हूँ और एकदम पहले चल जाओ 1973-1974 के बीच में चल जाओ, मैं चला गया। अब वहाँ पे जो लोग थे वो लोग फर्टिलाइज़र का मेरे सामने यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने उन लोग से कहा कि नहीं फर्टिलाइज़र ये और पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड इन सब का यूज़ मत करो भैया, ये सब हानिकारक होते हैं, ये सब चीज़ में बहुत सारे बीमारियां फैला देंगे। इससे आप ग्रोथ करके पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जो लोग ये ख़रीद रहा है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। और अभी मैं टेहरी में हूँ जो कि उत्तराखंड में है, और मैं तुम लोग को बहुत सारे क्रॉप्स दिखा रहा हूँ जो कि बिना केमिकल्स के यूज़ के वो ग्रो हो सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो होता है वो सब, और लोगों के खाने के लिए भी वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो ये सारे क्रॉप्स हैं, ये सब तुम लोग बिना केमिकल के भी उगा सकते हो। इसीलिए तुम लोग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स का ये सब का यूज़ मत करो इस फार्मिंग में, ठीक है। ऐसा मत करो मेरे सामने, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपके लिए भले अच्छा हो लेकिन कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाओ वापस। तो बहुत बढ़िया, यहाँ से तुम लोग समझ चुके हो बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या क्या था। तो इन्होंने प्रमोट किया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया था, टेहरी में स्टार्ट हुआ था ये उत्तराखंड में, और बहुत सारे क्रॉप्स को इन्होंने शो किया था जो कि बिना सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स के यूज़ हो सके। यही था ये टॉपिक, आगे देख। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JFM। पूछता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JFM, क्या लिखोगे, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लिखूंगा भैया। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, नहीं फुल फॉर्म वाला तो 1 मार्क्स में पूछ देता है। इसके बारे में तुमको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा तुमको। तो क्या क्या लिखोगे, तो भैया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM स्टार्ट हुआ था कब, 1982 में हुआ था, जो कि रिजोल्यूशन पास किसके द्वारा किया गया था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा पास किया गया था, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था 1988 में। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था भैया, तो ऑब्जेक्टिव्स ये था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, जो गवर्नमेंट थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, वो लोग किसका मदद ले रहे थे, तो लोकल पीपल का मदद ले रहे थे, ताकि वो जो भी ख़राब जंगल हो चुका है, जो कि बर्बाद जंगल हो चुका है, उसको फिर से बढ़िया जंगल बनाने के लिए। अच्छा, डिग्रेडेड का मतलब क्या हो गया, बेकार या फिर जो वेस्ट हो चुका है, ठीक है। और डिग्रेडेड का यहाँ पे डिग्रेडेड का मतलब यहाँ पर एक और निकलेगा कि कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसका मदद ले रहे थे, तो फॉर्म्स ग्रुप ऑफ पुपिल, यानी कि पुपिल का मदद ले रहे थे, जो कि विलेज इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मतलब विलेज से उठा के कुछ जनसंख्या को इकट्ठा कर रहे थे और उनसे अपना काम निकलवा रहे थे। बहुत बढ़िया भैया, क्या समझाए हो, ठीक है। अब देखो विलेज कम्युनिटीज़ को कौन कौन से थे, तो विलेज कम्युनिटीज़ को क्या कहा गया था, उन्होंने कहा दे आर आस्क्ड टू मैनेज एंड रिस्टोर द डिग्रेडेड एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जो कि मैंने बोला उन लोग से पूछा गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप लोग को काम करना है, इसके बदले में आप लोग को ये मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं भैया, तुम लोग का सब डाउट ही है, चलो क्लियर करते हैं। तो हाउ विल द विलेज कम्युनिटीज़ बेनिफिट, अच्छा आप काम करा रहे हो तो कुछ तो उसको बेनिफिट दोगे, आखिर वो भी तो कुछ बेनिफिट मांगेगा, मैं फ्री में थोड़ी कर दूंगा काम भैया आपका। आप मुझसे झाड़ू लगवा रहे हो, पोछा लगवा रहे हो, बदले में कुछ दोगे ही नहीं, मैं क्यों करूँ काम। तो देखो ऐसा नहीं था, वहाँ पे लोगों को मिल रहा था सामान, बेनिफिट हो रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि वो लोग इन लोग को शेयर दे रहे थे नॉन टिम्बर प्रोड्यूस में। नॉन टिम्बर प्रोड्यूस यानी कि लकड़ी को छोड़ के अलग अलग प्रोड्यूस में भी उन लोग को मिल रहा था सामान, ठीक है। अब देखो अच्छा नॉन टिम्बर प्रोड्यूस में कैसे, जैसे रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, तो रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत सारे तुमको फ्रूट्स, फ्लावर्स और जैसे क्या कह सकते हैं, क्रॉप्स या फिर एटसेट्रा जो भी थी वो सब चीज़ें उन लोग को मिल रहा था। और उन लोग को कुछ मतलब
मतलब एकदम थोड़े लिटिल अ फ्यू, तो उन लोगों को टिम्बर मिल रहा था जो कि सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के बाद मिल रहा था। ठीक है, ये चीज़ था। तो विलेज कम्युनिटी ऐसे बेनिफिट हो रहे थे। बहुत बढ़िया, हम लोग ने यहाँ पे कवर कर चुका है अपना पूरा वीडियो, और ये हम लोग का पूरा चैप्टर यहीं पर हो रहा है ख़त्म। इसके बाद बस एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दूंगा जो कि एग्जाम में आना निश्चित है, वो मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अच्छा चलो एक बार मैं रिकैप मार दे रहा हूँ, मतलब रिवीजन एक बार हो जाए। तुम लोग को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के एग्जाम्पल को लेके, तो एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि पुपिल लोग ग्रुप बना के और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करे थे गवर्नमेंट के अलग होके। तो यहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ बनाई गई। एक सरिस्का टाइगर रिज़र्व था जो कि राजस्थान में था। पुपिल लोग वहाँ पे वायलेंस कर रहे थे वाइल्ड लाइफ के लिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे माइनिंग हो रहा था, और पुपिल लोग ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। किसके द्वारा एक्शन लिया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के द्वारा एक्शन लिया। ठीक है, अब अलवार राजस्थान में क्या हो रहा था? अलवार डिस्ट्रिक्ट में पुपिल ऑफ 5 विलेज यानी 5 विलेज के लोग थे। उन्होंने 1200 हेक्टेयर की ज़मीन को अपना मतलब एक भैरव देव डाका रिज़र्व के नाम से उसको डिक्लेयर कर दिया गया, और उनके ऊपर उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप कर दिया, जिसमें हंटिंग को बैंड कर दिया गया, और फिर उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया इलीगल इंक्रोचमेंट के द्वारा। इलीगल इंक्रोचमेंट यानी इलीगल कब्जा। ठीक है, अब यहाँ से लास्टली एक एग्जांपल है जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, जो कि अब नाउ उत्तराखंड में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज़ को वो रोक सकें, और कैसे रोक रहे थे? वो इम्ब्रेस करके रोक रहे थे। इम्ब्रेस का मतलब मैंने बताया, यानी कि गले लगा लिए थे, हक कर लिए थे उसको, ट्रीज़ को हक कर लिए थे, ताकि वो उसको कटने से रोक सकें, जो कि एक फॉरेस्टेशन का काम था। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है ये, और इसके बारे में एक क्वेश्चन है जो कि लास्टली क्वेश्चन है, और उसके बाद आप लोग का चैप्टर पूरा हो जाएगा ख़त्म। तो चलो सीधे उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस चैप्टर को एकदम बहुत अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। 3 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे सामने। तो क्या लिख सकते हो? तो सबसे पहले तुम लोग लिख सकते हो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। सेकेंडली लिख सकते हो तुम लोग अलवार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। थर्डली लिख सकते हो चिपको मूवमेंट के बारे में। ये तीनों हम तुमको बता चुके हैं। अब इसके अलावा तुम लोग लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पे सर्टेन सोसाइटीज़ यानी बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जो कि एक पार्टिकुलर ट्री को ही वो लोग कंजर्व कर रहे थे, जो कि इमोरियल है। इमोरियल यानी कि मतलब पैतृक चीज़ है, यानी कि पैतृक भी नहीं कहो, यानी कि मतलब तुम्हारे दादा के ज़माने का कोई पेड़ है जिसको तुम संयोज के रख रहे थे। ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं इमोरियल, यानी कि उस पार्टिकल ट्री को कुछ सोसाइटीज़ कंजर्व करते हैं। ठीक है, किसी पार्टिकल ट्री को। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल भी है, जैसे कि मुंडास और संथाल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया था, जो कि छोटा नगर रीजन में जो कि महुआ और कदम्बा ट्रीज़ को वर्शिप करते थे, तो उन्होंने उस पेड़ को कंजर्व किया। कुछ ट्राइबल्स थे उड़ीसा और बिहार के जो कि टैमराइंड और मैंगो ट्रीज़ को संयोज के रखते थे, क्योंकि वो उनको काम आता है वेडिंग के लिए, शादी उदी में वो काम आता है, इसलिए वो उसको कंजर्व करते थे। कुछ पुपिल पीपल और बनियान ट्री को भी कंजर्व करते थे। ठीक है, यही चीज़ था ये। तो बहुत सिंपल चैप्टर, और ये इसी के साथ आपका चैप्टर हो चुका है एकदम खल्लास, क्लियर, कट ऑफ। बहुत अच्छे से आप लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। मैंने अपना 100% दिया है इस चैप्टर को तुम लोग को समझाने के लिए और कुछ समझने के लिए। तो आप लोग कैसे लगा आप लोग को ये वीडियो और ये चैप्टर में? अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दें, और इस चैनल को लाइक करें, जो कि मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन करेगा, ताकि मैं नया वीडियोस और लाते रहूं बिना किसी देरी के। तो आप लोग के लिए मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूं, और बहुत सारे वीडियोस जल्दी आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। टाटा, बाय बाय, सी यू।